घर पे जाकर के रिवीजन उसका करते होंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर उससे आते होंगे तो आपने उसका सॉल्व करने की कोशिश जरूर की होगी। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा देखिए फटाफट से। हमने जो है वो आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 तक देख लिया था कल के क्लास में, जिसको हमने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा था। ठीक है, आज की क्लास में जो है हम देखने वाले हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, अब इसको देखने से पहले जो है थोड़ा सा इसका हिस्टोरी हम जानते हैं। ठीक है, कि इसमें क्या सब चीजें हुई थी। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ 1935 की, 1935 की। ठीक है, तो 1920 से लेकर के 1935 तक जो है वो आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन था, चल रहा था उस समय में। कौन कौन से आंदोलन चल रहे थे वो हम हिस्ट्री के क्लासेस में देखेंगे, लेकिन इतना पता है कि जो आपका टेन्योर है 1900, कह सकता हूँ मैं 1920 से लेकर के, क्योंकि हमने 1919 से की बात कर ली है। उससे पहले हमने देखा कि बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद से हमने ये भी पढ़ा कि मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो हम अभी बात करने वाले हैं 1920 से लेकर के 1935 तक का। देखो, ये जो दौर था, ये जो ईयर था बीच में 15 साल का, इसमें आपको पता है कि फ्रीडम फाइट्स हो रहे थे। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता के लिए संग्राम हो रहे थे। तो इसमें क्या हुआ था कि ये इसी को देखते हुए जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया गया। अब इसको जो पब्लिश किया गया था, इसका पब्लिश डेट जो था वो 2 अगस्त को था। मतलब 2 अगस्त 1935 को था, तो ये डेट आप याद रखिएगा। 2 अगस्त 1935 को था। यानी कि जो ये प्रस्ताव जो पारित हुआ था वो 1935 को पारित हुआ था, 2 अगस्त को। ठीक है, और प्रस्तावना रहित जो है यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जटिल प्रलेख था। आप सभी को पता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें से 70 to 75% चीजें जो है वो यहीं से ली गई है, भारत सरकार अधिनियम से। भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो ये बहुत बड़ा जो है, ठीक है, और सबसे जटिल आपका कह सकते हैं कि प्रलेख था, नोट्स जिसको अपनी भाषा में कहते हैं वो। ठीक है, अब इसमें दोस्तों उस समय में याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर में ये आता है, ये कितने भाग हुआ करते थे भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो दोस्तों इसमें 14 पार्ट्स हुआ करते थे, 14 भाग थे। ठीक है, 14 भाग हुए। उसके बाद से दोस्तों इसमें आपका 321 धाराएं थी। ठीक है, और अनुसूची कितना था इसमें? इसमें 10 जो है आपका अनुसूची भी था। 10 क्या थे? 10 शेड्यूल्स भी थे। ठीक है, और मैं आपको पहले से बताता चला आ रहा हूं कि जो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 था, ये भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा जो है, स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मैक्सिमम जो है, जैसे कहते हैं वो काफी हद तक जो है वो इस अधिनियम पर ही आधारित था। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर होगी। आपका एग्जामिनेशन से 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 2 अगस्त 1935 को पारित हुआ था, 14 भाग है, 321 धाराएं हैं इसमें, और 10 शेड्यूल्स हुआ करती थी। ठीक है, बातें यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। अब दोस्तों इसमें जो है, इसमें अखिल भारतीय, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब इसमें जो है ना कुछ चीजों की स्थापना भी की गई थी। जैसे अगर मैं बात करूं अखिल भारतीय संघ बनाने की जो है ना, अखिल भारतीय संघ बनाने की भी बात जो है, या फिर प्रावधान जो है वो इसी अधिनियम के द्वारा जो है वो किया गया था। और प्रांतों में, जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि प्रांतों में जो है वो द्विसदनीय व्यवस्था को खत्म करने की बात की गई थी। ठीक है, तो इस 1935 में जो है वो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाने की बात की गई थी, कि भाई डुअल सिटीजनशिप को, सॉरी, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को खत्म करो। ठीक है, एक आपका आप खुद से इलेक्ट कीजिए, खुद से आप चुनिए अपने मंत्रियों को, और वही जो है वहां पर में शासन करेगा, वही जो है वहां की जिम्मेदारियों को देखेगा और संभालेगा। ठीक है, अब देखो द्वैध शासन की जो व्यवस्था है अब वो केंद्र में लागू हो गई थी। आपको पता है कि केंद्र में अभी भी लागू है। ठीक है,
लोकसभा राज्यसभा के रूप में। तो द्वैध शासन की व्यवस्था जो है वो केंद्र में लागू की गई थी, ठीक है। और इसमें जो है वो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें जो है दोस्तों संघीय न्यायालय की, ठीक है, संघीय न्यायालय की क्या की गई, स्थापना की गई थी, ठीक है। अब देखो, अब ये जो बनाया गया न्यायालय, इसके विरुद्ध जो है दोस्तों एक अपील आया था प्रीवी काउंसिल के द्वारा। अभी प्रीवी काउंसिल क्या था, ठीक है, इसके अगेंस्ट में कह सकता हूं मैं यहां पर मैं, आपका एक काउंसिल के द्वारा जो है, प्रीपी लिख दिया मैंने, प्रीवी होगा, प्रीवी, ठीक है, प्रीवी काउंसिल, ये आपका लंदन में था। अब दोस्तों ये जो प्रीवी काउंसिल की स्थापना की गई थी, ठीक है, तो अगर आप संघीय न्यायालय की बातों से सहमत नहीं है, ठीक है, जैसे कि आज के टाइम में क्या है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपको सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिलता है, आपकी बातों को सुना नहीं आता, तो आप जो है वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में भी वही हाल है, हाई कोर्ट भी आपको जो है वो बातें मानने के लिए तैयार नहीं है, या फिर उन्होंने जो फैसला सुनाया है वो आपका, आपके हित में नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी तक, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम जो था आपका 1935 में, तो इसमें जो है एक आपका संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और अगर आप इस न्यायालय की बातों से, विचारों से सहमत नहीं है, तो प्रीवी काउंसिल में जाकर के जो है, या फिर प्रीवी काउंसिल में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। वहां पर में वो आपकी बातों को सुनेंगे और ट्राई करेंगे मैटर को सॉल्व करने की, ठीक है। और भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था, 1 मिनट दीजिएगा आप लोग मुझे, है ना, तब तक आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ, एक कॉल आ गया था, ठीक है। अब दोस्तों ये संघीय न्यायालय तक तो ठीक था। अब इन्होंने क्या किया दोस्तों कि हमारा जो कंट्री है, वो कंट्री को अलग करने की बात भी की गई थी इसमें, मतलब कंट्री के एक स्टेट को अलग करने की बात की गई थी। याद रखिएगा कि बर्मा को जो है, बर्मा जो है वो उस टाइम में बर्मा नाम था, लेकिन जिसको आपको करंट में जिसका नाम आप म्यांमार जिसको बोलते हैं, ठीक है, बर्मा को भारत से अलग करने की बात की गई थी, ठीक है। और बर्मा को तो अलग कर दिया, लेकिन साथ ही जो है इसमें, इसका पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा कि उड़ीसा जो है, उड़ीसा तथा सिंध को जो है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूं, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। बर्मा को जो है वो भारत से ना अलग करने की बात की गई थी, आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। बर्मा मतलब म्यांमार,
अब इसको अलग करने के लिए जो है ना बहुत सारे कारण कह सकते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक और जातीय भिन्नता थी, पहली बात तो ये। ठीक है। उसके बाद से कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल थॉट्स भी होते हैं, पॉलिटिकल कारण भी होते हैं। ठीक है। उसके बाद से दोस्तों आपका तीसरा कारण कह सकते हैं संसाधन, रिसोर्सेज की बात की जा रही है। तो बहुत सारे कारणों की वजह से, उस समय के कारणों की वजह से जो है उस सरकार अंग्रेजों ने कहा कि बर्मा को जो है वो भारत से अलग कर दो। ठीक है। लेकिन उसके साथ ही जो है, अगर लेफ्ट हैंड से इसको हटाने की बात की गई या फिर हटा दिया, तो राइट हैंड से जो है वापिस से ओडिशा तथा सिंध। अब सिंध कौन सा देश इलाका है? ठीक है, सिंध है आपका वर्तमान में पाकिस्तान। ठीक है। उड़ीसा को और पाकिस्तान को जो है वो दो नया प्रांत बनाया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है। तो इतना चीजें जो है आपका कह सकते हैं 1935 में हुआ था। अब मुझे आप बताइए कि एक चीज और लिख लीजिएगा, एक पॉइंट और आएगा इसमें, कि जो आप अभी बोलते हो ना प्रधानमंत्री, ठीक है, सर मंत्री, तो ये सब जो वर्ड जो है ना, जिसको प्रधानमंत्री को कहा गया था प्रीमियर, ठीक है, और मंत्री को कहा गया मिनिस्टर। तो मिनिस्टर मिनिस्टर जो आप बोलते हो ना, तो मिनिस्टर जो वर्ड डेवलप हुआ है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही हुआ है। क्या कहा मैंने? प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए वर्ड जो है वो डेवलप हुआ है, उस वर्ड का नाम था प्रीमियर। प्रीमियर। और जो मंत्री हुआ करते थे उस समय के, उनके लिए एक वर्ड यूज हुआ जिसका नाम था मिनिस्टर। ठीक है। तो इन शब्दों को जो है वो पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही जो है वो लाया गया था। अब आप मुझे बताएंगे कि आपको किसी प्रकार की समस्या है, प्रॉब्लम है जो मैंने अभी आपको बताया भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। अगला आने वाला है आपका, ठीक है, अगला है आपका भारत सरकार अधिनियम 1947। भारत सरकार अधिनियम 1947। ठीक है। अब इसमें जो दोस्तों, अब इसमें कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं की गई। आपको पता है कि अब देश को आजादी मिलने वाली है 1947 में। ठीक है। अब इसको ना दूसरा दूसरे लैंग्वेज में भी बोला जाता है, मतलब दूसरे वर्ड से भी कहा जाता है। अब दूसरा वर्ड कौन सा होगा इसके लिए? तो आपको पता है जो 1947 से इसमें देश को आजादी मिली थी, तो इस अधिनियम को जो है वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता, स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है। तो ये नाम भी याद रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है। अब देखो, ये जो है अभी अभी भी फिलहाल जो है ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये पारित नहीं किया गया था। ये अभी भी जो है वो ब्रिटिश संसद द्वारा जो है पारित एक कानून था। अब ठीक है। अब ये जो अधिनियम है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी अधिनियम में जो है वो भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता देने और इसे दो अलग देशों, भारत तथा पाकिस्तान में विभाजित करने के लिए लाया गया था। मतलब क्या, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपको इंडिया को जो है वो फ्रीडम देना पड़ेगा। भारत की स्वतंत्रता की बात की जा रही है इसमें, भारत की स्वतंत्रता। ठीक है। और साथ ही जो है वो दो अलग अलग देश बनाने की बात की जा रही है, पाकिस्तान और इंडिया। दो अलग अलग देश बनाने की बात इसी अधिनियम के द्वारा जो है दोस्तों वो की गई थी। ठीक है। और यह अधिनियम जो है वो भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता देने के अलावा जो है पाकिस्तान और इंडिया दोनों को जो है वो अलग अलग देश बनाने की बात की गई थी, या फिर विभाजन की बात की गई थी यहाँ पर में। ठीक है। तो इसलिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। ठीक है। इसके बाद जो है दोस्तों 18 जुलाई को जो है वो 1947 को पारित किया गया था ये कानून। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को।
ठीक है, 18 जुलाई 1947 को यह कानून जो है वो पारित किया गया था, और इसी के तहत जो है वो आपका 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बन गए थे। दैट इज द रीजन कि 14 अगस्त को जो है वो पाकिस्तान का आपका इंडिपेंडेंस होता है, और 15 अगस्त को जो है वो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे होता है। ठीक है, अब बातें क्लियर है क्या आप लोगों को? बताइएगा। बातें क्लियर है क्या, बोलो। देखो, अब जो इंडिया और पाकिस्तान को जो अलग किया गया था ना, तो इसके लिए बाउंड्री की भी स्थापना की गई थी, बाउंड्री। अब बिना बाउंड्री के कैसे काम चलेगा? तो बाउंड्री जो बनाई गई, तो आपको पता है कि सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में जो है वो आपका सीमा आयोग का गठन किया गया था। याद रखिएगा, सर रेडक्लिफ। ठीक है, कभी कभार एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि सीमा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था। सीमा आयोग, बाउंड्री कमीशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, सीमा आयोग ये था आपका। जितने भी अभी तक अधिनियम हो चुके हैं हमारे देश के लिए, वो सारे अधिनियम के बारे में हमने आज की क्लास में चर्चा करके इस चीज को खत्म कर दिया। ठीक है, तो अब जब हमारे देश को आजादी मिल चुकी थी, तो अब संविधान का निर्माण होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब चलते हैं संविधान के निर्माण पे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले संविधान का निर्माण करने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी? संविधान सभा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कौन सा लास्ट होगा? लिख लीजिए फटाफट से, सर रेडक्लिफ और सीमा आयोग का गठन जो है वो रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब जो संविधान सभा की बात करने में जा रहा हूं, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि ओरिजिन जो होता है वो आपका यहीं से होता है। ठीक है, अब दोस्तों मैं अगर संविधान सभा की बात करूं, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखो, जैसे कि भारत सरकार अधिनियम 1947 पारित हुआ था, तो अब दो अलग अलग देश बना दिए गए, इंडिया और पाकिस्तान। अब जो पाकिस्तान को पूर्वी बंगाल मिलने वाला था, सिंध, ठीक है, और असम का जो एक एरिया है सिलहट, उसको पाकिस्तान में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, और बाकी को जो है वो इंडिया में रहने दिया गया। ठीक है, और बांग्लादेश को जो पहले से ही जो है वो अलग कर दिया गया था इसी के द्वारा। तो संविधान सभा में वही लोग आएंगे जो इंडिया से रिलेटेड होंगे, जो इंडिया में होंगे। ठीक है, तो संविधान सभा जो है वो एक विशेष सभा थी, पहली बात तो ये हो गया, जिसे भारत का संविधान बनाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, अब अभी तक इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण नहीं हुआ था, अभी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होगा। ठीक है, अब इसकी स्थापना जो है वो 1946 में की गई थी, जैसे कि मैंने यहाँ पर मैं लिखा हुआ है ना, जुलाई। तो याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना हुई थी वो जुलाई 1946 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी संविधान सभा की? तो जुलाई 1946 में हो गई थी। ये आपका एक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये किसके द्वारा हुई थी? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुई थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है वो ये हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कैबिनेट मिशन होता क्या है? ठीक है, कैबिनेट मिशन से क्या समझते हैं? तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया था। ठीक है, और ये एक विशेष मिशन के रूप में आया हुआ था, जिसका प्रिंसिपल क्या था, जिसका उद्देश्य था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए एक संरचना तैयार करना, मतलब जो एक कह सकते हैं ड्राफ्ट कह सकते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर तैयार करना। ठीक है, तो ये कैबिनेट मिशन जो है वो इंडिया का नहीं है, वो ब्रिटेन से आया हुआ था, जो हमारे देश का संविधान, क्योंकि वो लोग ये मानते थे कि ये लोग क्या ही कानून बना पाएंगे, ये लोग क्या संविधान बना पाएंगे, तो हम जो है हेल्प कर देते हैं।
तो उन्होंने क्या किया था, एक विशेष मिशन के द्वारा जो है वो भारत को कैबिनेट मिशन दे दिया गया था, या फिर कह सकते हैं भारतीयों ने इसको स्वीकार किया था। ठीक है। और इस आपको मैं बताऊं कैबिनेट मिशन में तो तीन जो है वो प्रमुख ब्रिटिश मंत्री आए थे इसमें, और तीन जो है वो प्रमुख ब्रिटिश मंत्री थे इसमें, तीन। पहले का नाम था आपका पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। आगे इसके लॉर्ड लगता है, बट मैं लॉर्ड नहीं लगाऊंगा। ठीक है, आप इसको बस पैथिक से याद रखिए। लॉरेंस का नाम तो वैसे भी अभी ट्रेंड में चल रहा है, पैथिक। ठीक है। आप पता है मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक भारत मंत्री भी होगा, अगर आपने रिवीजन किया होगा तो, भारत मंत्री। ठीक है, तो ये भारत मंत्री के रूप में आया था पैथिक। उसके बाद से आया था आपका एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर आया हुआ था, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है। और एक आया हुआ था आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स। आपको याद है ना, क्रिप्स मिशन के द्वारा कुछ याद आ रहा है, वो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में। सर क्रिप्स कहिए इसको। ठीक है। अब अगर मैं क्रिप्स की बात करूं तो ये व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। ठीक है। और अलेक्जेंडर जो है आपका वेल्स के पहले जो है एक और इंसान आया हुआ था, वेल्स नाम का एक। ठीक है, लेकिन वो इंडिया में नहीं टिक पाया, वो गायब हो गया, भाग गया वापस। ठीक है, तो उसकी जगह पे जो है वो अलेक्जेंडर आया हुआ था। तो ये तीन बंदे आए हुए थे। ठीक है, और तीनों ने जो है पहले संविधान सभा का गठन किया। ठीक है, और दूसरी बात जो है इनको कहा गया था कि आप भारत में एकता बनाए रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन चाहता था कि भारत स्वतंत्र तो हो लेकिन विभाजित ना हो। सोचिए कितना अच्छा सोच रहा था। पाकिस्तान को उसने अलग कर दिया, उसके बाद इसकी सोच देखिए। वो कह रहा था कैबिनेट मिशन के द्वारा कि भारत जो है वो स्वतंत्र हो, फ्रीडम मिले, लेकिन यूनिटी बनी रहे, जो है ना, विभाजित ना हो। ठीक है, यानी कि एक ही देश के रूप में जो है वो स्वतंत्रता दी जाए। अब देखो मैं बताऊं, जिन्ना के द्वारा जो है ना, जिन्ना और गांधी के द्वारा जो है वो इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। ठीक है, जिन्ना और गांधी के दौर में, बिकॉज स्टार्टिंग से ही जो है जब बात की जा रही थी फ्रीडम की, अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड चले पीछे की बात करूं मैं, तो कभी भी अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भाई पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बने। हाँ, उसने ये जरूर किया था कि उसने हिंदू मुस्लिम लड़ाने की कोशिश की थी 1907 में, सॉरी 1906 में, जब आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उसने ये काम तो जरूर किया था, लेकिन कहते हैं ना टाइम हर किसी को बदल देता है। तो टाइम के टाइम टू टाइम आकर के उसने ये समझा, उसको ये रियलाइज हुआ कि नहीं, ये कंट्री एक ही रहनी चाहिए। ठीक है, और इनमें विभाजन नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर अब जो कर सकते हैं, जो हुआ वो हुआ। ठीक, अच्छा हुआ वो अलग हो गया। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ठीक है, तो ये कैबिनेट मिशन से आपको अच्छे से आइडिया होगा कि कैबिनेट मिशन क्या था, कौन लोग आए थे, उनका मतलब क्या था, मकसद क्या था। ठीक है, जुलाई 1946 में संविधान सभा की स्थापना हुई थी। इतनी बातें आप सभी को क्लियर है। ठीक है, अब जो संविधान सभा को जो लाया गया था, अब इसमें काम क्या थे। ठीक है, तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा हुआ था। ठीक है, मतलब इनमें जो बंदे आए थे, जिन्होंने कानून बनाने में हेल्प की, जिन्होंने कानून बनाने में मदद की, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा जो है, इनडायरेक्ट चुनाव के द्वारा जो है वो लाया गया था। कल की क्लास में मैंने आपको इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई थी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन कहां से स्टार्ट हुआ था, किस अधिनियम के द्वारा स्टार्ट हुआ था। आप ये मत लिखिएगा कि इंडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा हुए थे, क्योंकि ये कोई क्वेश्चन आज तक पूछा ही नहीं गया है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या था कि संविधान निर्माण का जो निकाय था, वो सदस्य संख्या जो है वो 389, 389 निर्धारित की थी। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब 389 मेंबर्स आएंगे चुन करके। 389 मेंबर्स को जो है वो कहा था कि भाई साहब 389 मेंबर्स जो है उसकी निर्धारित की गई थी कि इतने लोग आए थे। इसमें से 292 जो है वो ब्रिटिश भारत से आए थे। अबे ब्रिटिश भारत कौन क्या थे और कैसे थे वो भी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, पहले आप ये लिख लीजिए कि इसमें से जो है वो 292 जो प्रतिनिधि थे वो ब्रिटिश भारत में गवर्नरों के अधीन, ठीक है, गवर्नर के अधीन थे, और 11 जो है आपको पता है प्रांतों से आए हुए थे। ठीक है, और इसमें और ऐड कीजिएगा 4% जो है वो आपका चीफ कमिश्नरी,
ठीक है, चीफ कमिश्नरी थे। और 93 प्रतिनिधि जो है वो भारतीय रियासतों से संबंधित थे। रियायत कैसे कैसे नाम है यार, टंग पे भी नहीं आ रहा। ठीक है, सुन तो लो पहले पूरी बात। लिख लिया क्या इतना? अब मुझे आप बताओ कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिटिश भारत की जो संविधान सभा में 292 सदस्य आए थे वो ब्रिटिश भारत से आए थे। अब इससे आप क्या समझते हो? ये कोई नया भारत आया है क्या? बताओ बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बाकी ये कोई हार्ड वर्ड नहीं है कि अलग कोई कॉन्सेप्ट होगा इसका। अरे, ब्रिटिश भारत का मतलब ये हुआ कि अभी तो जस्ट आजादी ही मिली है, और जो बाकी के रेस्ट बंदे आए होंगे वो इंडिया से ही तो थे, लेकिन इंडिया पे रूल कौन कर रहा था? अंग्रेज कर रहे थे। सो दैट इज द रीजन इसको ब्रिटिश भारत कहा गया था। ये कोई अलग सा कॉन्सेप्ट नहीं है कि ब्रिटिश भारत ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो 292 सदस्य जो है वो ब्रिटिश भारत के प्रांत से चुने गए थे। ठीक है, और 93 रियासत, राजा महाराजा, ठीक है, 93 जो है, 93 जिसको कहते हैं हिंदी में, वो आपका रियासतों से आने वाले थे। लेकिन सभी रियासतों ने शुरुआत में इसमें भाग नहीं लिया था, ये भी आप बात याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए रियासत का प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हो पाया था। तो अभी आपको समझ में आया कि 389 से ज्यादा क्यों हो गया था। मतलब इनविटेशन तो हर किसी को गया था। आप देखो, मोनार्की चल रहा था यहाँ पे, देखो डेमोक्रेसी एंड मोनार्की दो अलग अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पर में है। अब देखो, कोई राजा मेरा थोड़ी चाहेगा कि भारत में सब में लोकतंत्र स्थापित हो, तब तो उनका राज्य ही खत्म हो जाएगा। तभी तो 93 और कैसे थे रियासतों को ये चीजें भेजी गई थी, ऑफर भेजा गया था कि आप आइए, हम जो है वो संविधान बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बनाएंगे, तो आप देखिए कि क्या चीजें होनी चाहिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इसमें मैक्सिमम लोग जो है वो नहीं गए थे। ठीक है, और चार बंदे जो गए थे, ठीक है, चार बंदे जो गए थे वो आपके चीफ कमिश्नरी से गए थे। आप चीफ कमिश्नरी उस इलाकों को कहा जाता है जहां पर में कमिश्नरी रूल, ठीक है, गवर्नर रूल लागू था उस समय से। जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, अजयगढ़ हो गया, कोहाट हो गया, ठीक है, अजमेर आपका हो गया। ठीक है, तो ये सब जगह से जो है कहा था कि आप आइए और इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और 11 प्रांत जो है वो आपके रियासत के अंतर्गत आते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो जिस रियासत से गया ही नहीं तो फिर प्रांत कैसे इंक्लूड होगा? सो इस प्रकार जो है वो संविधान के लिए 389 सदस्य की योजना थी, जिसमें से 296 सदस्य जो है वो ब्रिटिश भारत से और बाकी रियासत और मुख्य आयुक्त प्रांत से आए थे। मतलब ये जो डेट है आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आप ये याद रखिए कि ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य आए थे। 292 सदस्य जो है वो ब्रिटिश भारत से आए हुए थे। ठीक है, अब आपको समझ में आया क्या? बताइएगा। समझ में आया? सुन रहा हूं मैं आपको। कौन सा डिवीजन क्लियर करूं? 389 सिक्स का, सिक्स कहां से है इसमें? सिक्स कहाँ है श्रेष्ठा? 292 सदस्य जो है वो आपके ब्रिटिश भारत से आए हुए थे। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इनको आप याद मत कीजिए। ठीक है, मैंने कहा था कि जो रियासतें थी, यहाँ पे मैं दो चीज की बात कर रहा हूं, एक आपकी मोनार्की की बात कर रहा हूं, एक बात कर रहा हूं डेमोक्रेसी की। ठीक है, तो अगर कोई राजा महाराजा शासन कर रहा है कहीं पे, उसका शासन चल रहा है, प्रतिनिधित्व चल रहा है उसका, तो वो कभी भी जिंदगी में नहीं चाहेगा कि लोकतंत्र स्थापित हो। ठीक है, तो 93 लोगों को, 93 रियासतों को जो है वो भेजा गया था कि आप आइए, आप देखिए कि हम किस तरीके से संविधान का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से मैक्सिमम लोग जो नहीं गए थे, और जो रियासतें हैं ना, वो रियासत जिसे प्रांत के अंदर ही आती है। ठीक है, जो यहाँ पे 11 प्रांत मैंने लिखा है ना, तो
तो अगर रियासत जाओ, अगर मालिक ही नहीं जाएगा तो नौकर जाके क्या करेगा? ठीक है। और मैंने चार की जो बात की हुई है, चार जगहों की जो बात की हुई है, वो चीफ कमिश्नरी, ठीक है, ऐसे इलाके जहां पर मैं गवर्नर जनरल का उस समय की बात कर रहा हूँ, गवर्नर जनरल का डायरेक्ट रूल होगा। ठीक है। तो इसमें कुछ चार ऐसे जगह आते हैं, जैसे कि मैंने बताया था दिल्ली, उसके बाद से मैंने बताया अजमेर, मारवाड़ का इलाका जो है, कुर्ग, ठीक है, ये सब इलाके जो है आपका चीफ कमिश्नरी के अंतर्गत आए थे। ठीक है। तो आपका एग्जामिनेशन का यहाँ पर में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश भारत से कितने सदस्यों ने जो है वो आपका संविधान सभा में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो वो आप याद रखिएगा 292, 292। ठीक है, बताओ क्लियर है? ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं 292 की बात कर रहा हूँ ना, ये अगर मैं इसको यहाँ पर मैं लिखूं 292 को, ठीक है, तो जो आपका जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित जो सीट्स एलोकेट किया गया था ना ब्रिटिश भारत में, अभी आपका कंप्लीट इंडिया नहीं बना है, आप याद रखिएगा। 1950 तक कंप्लीट इंडिया नहीं बनेगा। दैट इज द रीजन कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। निर्माण नहीं हुआ है तो अभी तक आप फ्री नहीं हुए हैं, बस नाम के लिए फ्री है। ठीक है। अभी भी जो है वो आपका रूल अभी अंग्रेज का ही चल रहा है यहाँ पर भी। पहले उसने कहा कि आपका संविधान बनाइए, तब हम आपके देश को छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है। तो 1946, जुलाई 1946 में जो है वो ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित सीटों का हिसाब अगर मैं बताऊं तो 292 प्लस 4 इसमें आप कर दीजिएगा। टोटल 296 सीट्स का जो है वो एलोकेशन किया गया था कि भाई 296 स्थानों के लिए जो है वो चुनाव हुए। ठीक है। अब देखो जिसमें से बहुत सारे दल जो है, बहुत सारे पार्टीज ने जो है वो अपने उम्मीदवार, ठीक है, अपने कह सकते हैं जिसको वोट लड़वाएगा वो बंदा, उसको उसने सामने में रखा था। अभी आपने सोचा होगा कि उम्मीदवार क्या है। ठीक है। अगर कोई पार्टी है तो उस पार्टी से कोई बंदा, कोई पर्सन खड़ा होता है आपके राज्य से, आपके जिले से, तो उसको कहते हैं उम्मीदवार। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो इसमें बात करूं मैं, सबसे ज्यादा जो उम्मीदवार थे वो कांग्रेस के थे। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो 208 उम्मीदवार थे कांग्रेस के। और सेकंड सबसे ज्यादा उम्मीदवार जो थे वो मुस्लिम लीग के थे। ठीक है, मुस्लिम लीग के थे। 73। ठीक है। और बाकी जो थे ना उसमें से एक, जैसे मैं बताऊं, आपका यूनिस्ट से यूनिस्ट मुस्लिम हो गए, आपके अनुसूचित जनजातियां हो गए, फिर आपका ट्रेडर्स हो गए, जितने भी है ना उसमें से एक एक आप ले लीजिएगा। मेन यही दो थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। 208 कांग्रेस से और मुस्लिम लीग से जो है वो आपका 73। ठीक है। तो इतने बंदों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। तो आप ये बस याद रखिएगा। अगला मैं आपको बताऊं कि अब जो है ना संविधान में कुछ अधिनियम आते हैं। अब फाइनली जो है वो सब इंसान बैठ चुके हैं। ठीक है। आप थोड़ा सा ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि सब कुछ एलोकेशन हो गया है, सब बंदे आ भी चुके हैं, मीटिंग होने भी वाली है। ठीक है। तो अब जो है ना वो अब मैं बात करने वाला हूँ 31 अक्टूबर 1947 की। ठीक है। 1946 में ये शुरू हुआ था, ये सब करते करते जो है वो एक साल ऑलमोस्ट जा चुका है। ठीक है। ठीक है। अब जो है ऑलमोस्ट एक साल हो चुका है। अब देखो, जब विभाजन के जो है ना, विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को जो है वो संविधान सभा की बैठक बुलाई गई थी। ठीक है। तब है जो है ना, तब टोटल जो बंदे आए हुए थे ना वो 299 आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर 296 ही है। ठीक है। जो बैठक बुलाई गई थी ना, बैठक सिटिंग बुलाई गई थी, सिटिंग में टोटल पर्सन जो आए हुए थे आपको 299 मेंबर्स आए हुए थे। ठीक है। अगर मैं इसको भी विभाजित कर दूं, इसको भी अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो 299 में से जो है वो 73, सॉरी 70 रियासत से आए हुए थे। ठीक है। अब रियासत में कौन सा रियासत, तो देशी रियासत लिखिएगा। और बाकी का जो है ना 284।
पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया आपने। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस चीजों को। अगर जो वापिस से बैठक बुलाई गई थी वो 31 अक्टूबर 1947 को बुलाई गई थी, जिसमें से 299 बंदे आए थे। ठीक है, बढ़ चढ़ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, बुलाने से ज्यादा ही लोग आ गए थे। 296 फाइनल बुलाया गया था, लेकिन आए थे 299। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट सीटिंग नहीं थी। ठीक है, अगर मैं 299 को बताऊं तो उसमें से 70 ऐसे लोग थे जो देसी रियासतों से आए हुए थे, जैसे कि मैंने यहाँ पर में लिखा हुआ है ना कि आपका उनको भी पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया था 93 रियासतों को, लेकिन आए थे उसमें से सिर्फ 70 लोग आए हुए थे। ठीक है, ठीक है। अब अगेन वापिस से जो है ना, अगर मैं बात करूं फाइनल सेटिंग की, ये जो मैं 284 जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये मैंने फाइनल सेटिंग की बात की हुई है। फाइनल सेटिंग का मतलब ये हुआ जिन्होंने सिग्नेचर किया हुआ है, जिन्होंने अंतिम रूप से पार्टिसिपेट किया हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि जिन्होंने अंतिम रूप से पार्टिसिपेट किया था आपके संविधान सभा के बैठक में, वो टोटल संख्या जो थी वो 284 थी। ठीक है, और सिग्नेचर कब हुआ था? 26 जनवरी 1949 को जो है वास्तव रूप में वो उपस्थित थे, और उन्होंने जो है वो अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, संविधान पारित हो चुका था, इन 284 लोगों का क्या था? सिग्नेचर था। तो आपके यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं सिटिंग से। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर में ये आता है कि ब्रिटिश भारत से कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 292 ने। अंतिम रूप से जो है वो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 284 लोगों ने। या फिर ये पूछ सकता है कि संविधान को बनाने के टाइम में जो है कितने लोगों का हस्ताक्षर था उस पर? तो 284 लोगों का, 284 सदस्यों का जो है वो अंतिम रूप से क्या था? हस्ताक्षर था। ठीक है, बात क्लियर है? बताओ। अब मैं बात करने वाला हूं आपके संविधान सभा की बैठकों के बारे में। ठीक है, संविधान सभा की बैठक के बारे में। आपको पता है, हर किसी को पता है कि एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछता है। सबसे पहला ही क्वेश्चन कि इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहले अस्थायी अध्यक्ष। ये पहले थे ना अस्थायी अध्यक्ष जो है वो पहले थे, तो इनका नाम क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अगर आपसे डेट पूछ ले तो कौन से डेट को आए थे ये? डेट पता है किसी को? ठीक है, बनाया गया था इनको 2 से 3 साल पहले, कि जब अस्थायी अध्यक्ष, मतलब जब संविधान पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, बन जाएगा, तो आप उसके पहले अस्थायी अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन अस्थायी थे ये। ठीक है, स्थायी कौन बने? स्थायी कौन बने? ठीक है, तो पहले आप ये लिखिए कि जो प्रथम बैठक हुई थी, फर्स्ट सिटिंग कहाँ हुई थी? प्रथम बैठक, प्रथम बैठक हुई थी आपकी दिल्ली में। न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक है, और जगह का नाम था काउंसिल चैम्बर। ठीक है, आप पुस्तकालय भवन लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस जगह का जो है वो नामकरण चेंज हो चुका है। प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुई थी, पुस्तकालय भवन में, उसको काउंसिल चेंबर कहा गया था। ठीक है, अब इसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन हाता भी कहा जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हाता।
ठीक है, न्यू नेम है, आप याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका संविधान सभा के बारे में पहली चीज है। अब देखो, अब मैं बात करने वाला हूँ स्थायी अध्यक्ष के बारे में। स्थायी अध्यक्ष, तो आप सभी को पता है कि स्थायी अध्यक्ष जो है वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जी थे। डेट याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946। ठीक है, और चीजें आप ऐड कर दीजिए इसमें। दो चीजें, कि पहला तो आपका हो गया संवैधानिक सलाहकार कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जिनको कहते हैं, आपको पता है कौन थे? और एक और नाम था उपाध्यक्ष। पहले उपाध्यक्ष का नाम क्या था, बताओ? HC मुखर्जी। ठीक है, अब इसमें से एक क्वेश्चन आपका आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव, बताइए, आप लोगों में से किसी को पता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, नेहरू ने जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। अब ये बताओ कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है? पता है आप लोगों में से किसी को उद्देश्य प्रस्ताव किस चिड़िया का नाम है? अब ये प्रस्तुत कब किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव? तो याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है वो संविधान सभा में पेश किया गया था। ठीक है, और यह प्रस्ताव जो है वो भारत के संविधान के प्रमुख उद्देश्यों और प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांतों की रूपरेखा थी। और उद्देश्य प्रस्ताव ने जो है वो यह दिशा दिखाई थी कि भारत एक स्वतंत्र, स्वयंप्रभु, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनेगा। जो आपका प्रियम्बल है ना, वही था। ठीक है, और यह प्रस्ताव जो है वो संविधान का क्या बना? आधार बना। तो कभी कभार क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि संविधान का आधार क्या है। आधार मतलब आधार कार्ड नहीं, मतलब उसका जो नींव है वो क्या है? तो आपका संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, ये जो हमने पहले ही बात कर ली है अपने प्रियम्बल वाले चैप्टर में, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, अब इसको, ये तो प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को आया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसको एक्सेप्ट कब किया गया था? सर्वसम्मति से। तो ये तो आपका आया था, ये तो प्रस्ताव था, ये तो आपकी प्रस्ताव थी। इसको अब लागू कब किया गया था, या फिर कह सकते हैं इसको सर्वसम्मति से माना कब गया था? तो डेट याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947 को। सर्वसम्मति से लागू। सर्वसम्मति का मतलब होता है जिसपे सभी ने परमिशन दिया हो।
ठीक है, बातें क्लियर है। ठीक है, अब कुछ चीजों के बारे में आपको लिखाने जा रहा हूँ, जैसे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, नियम समिति कौन थे, सलाहकार समिति के कौन थे। टोटल अगर मैं बात करूँ तो टोटल 15 पोस्ट है। ठीक है, जिसमें से मैं आपको कुछ 4-5 लिखाने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा ऊपर से। ठीक है, पहला आप सभी के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के कौन थे। ठीक है, भीमराव, याद रखिएगा इससे। नियम समिति के बताओ। राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तीसरा आपका आता है सलाहकार समिति। अभी लिखाया था मैंने। नहीं, दूसरा हुए सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर एक और लिखिएगा, उच्चतम न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे। उनका नाम था एस वर्धाचारी। ये मैंने नाम इसलिए लिखवाया हुआ है कि जो उच्चतम न्यायालय के तदर्थ समिति के बारे में जो है वो एसएससीजीएल के द्वारा पूछा गया था कि अध्यक्ष कौन थे प्रथम। ठीक है, तो एस वर्धाचारी थे। क्या समझ नहीं पा रहे हैं सर साहब। आपको प्रारूप समिति का हिंदी सॉरी इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, नियम समिति का इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, या फिर उच्चतम न्यायालय के लिए तदर्थ समिति जो मैंने लिखी हुई है इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है आपको। उच्चतम न्यायालय के लिए तदर्थ समिति बताओगे, इसका मतलब समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, लिख लिया भाई, बताओगे। अब मैं एक और पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है,
जो पॉइंट बता करके जो है आपका संविधान के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने स्टार्टिंग में लिखा था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति किसके द्वारा कह सकता हूँ, अध्यक्ष कौन थे बताओ, मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, बताओ प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर। ये आपका 29 अगस्त 1947 को जो है वो संविधान के निर्माण के लिए जो है वो 7 सदस्यों द्वारा, मतलब इसमें 7 मेंबर्स थे। और अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष थे आपके अंबेडकर साहब। प्रारूप समिति को इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष से क्वेश्चन आते हैं कि कौन अध्यक्ष थे, सदस्यों की संख्या कितनी थी, सदस्यों की संख्या 7 थी। ठीक है, और ये इसका मतलब क्या था, कार्य क्या था, इसका वर्क क्या था। तो अगर मैं बात करूं उनके वर्क की, तो समिति ने संविधान के विभिन्न धाराओं, सिद्धांतों और नियमों के को तैयार करने के लिए जो है वो इसका उद्देश्य था। अब इससे ये क्वेश्चंस आते हैं कि वो कार्य नहीं पूछेगा आपसे, कार्य आपको बहुत अच्छे से पता है कि कार्य क्या था इसका। इसकी स्टार्टिंग पूछता है आपसे कि इसकी स्टार्टिंग जो है वो कब हुई थी और एंड कब हुआ था। ठीक है, तो आपको पता है कि स्टार्टिंग जो है वो स्टार्टिंग डेट क्या थी, एंड आपको पता है कि जब संविधान लागू होगा तो एंड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन ये बनता है, प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य थे उनके नाम क्या थे। क्या आपको पता है कि उनके नाम क्या थे? अगर नाम आपको नहीं पता तो नाम लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, पहले तो अध्यक्ष कौन थे वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो अध्यक्ष तो मैं यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। दूसरा नाम आता है आपको सच्चिदानंद सिन्हा का। तीसरा जो नाम आता है के एम मुंशी। चौथे हो गए आपके विजय लक्ष्मी पंडित। पांचवें आपके हो गए राधा कृष्णन। छठे हैं आपके गुलजारी लाल नंदा। और सातवें थे आपके महावीर त्यागी। ठीक है, तो टोटल 7 सदस्य थे। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जामिनर पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। जब वो नहीं वर्ड आ जाता है ना तो वह काफी क्वेश्चन को घुमा देता है वो। इसमें से आपका 3 नाम दे देगा और चौथा नाम किसी और का नाम डाल देगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना जरूरी है। पहला मैंने बताया था बी आर अम्बेडकर। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया, वे कहाँ से आ गए, हट जा। ठीक है, पहला हो गया बी आर अम्बेडकर। ठीक है, दूसरा हो गया सत्यनारायण सिन्हा, तीसरा के एम मुंशी, चौथा विजय लक्ष्मी पंडित, पांचवा राधा कृष्णन, छठा गुलजारीलाल नंदा और सातवें कौन हो गए, महावीर त्यागी।
ठीक है, प्रॉब्लम है किसी को? नेम याद हो जाएगा? एक ये हो गए, रहने दे भाई, नहीं करना। ठीक है, चलो हटाओ, ये इससे कर दिया मैंने अध्यक्ष। इसी के साथ आपका इंडियन पॉलिटी यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, अब आपका काम है कि इंडियन पॉलिटी से आए हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन आपको 1 वीक के अंदर कंप्लीट करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा, 1 वीक के अंदर आपको कंप्लीट करना है। अब हमारा जो अपकमिंग क्लासेस होगा वो होगा ट्यूसडे से। कल ऑफ है, मंडे ऑफ रहता है हमारा, संडे को काम चलता है। ठीक है, तो आपका अपकमिंग जो होगा वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री होगा। ठीक है, आप थोड़ा सा रफ्तार से चलना पड़ेगा, तो मॉडर्न हिस्ट्री होगा। उसके बाद से आपका साइंस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के साथ हम जियोग्राफी करेंगे। ठीक है, जियो। तो आपका कौन कौन सा खत्म हो चुका है? इकोनॉमिक्स खत्म हो गया आपका, एंशिएंट एंड मेडाइवल आपका खत्म हो चुका है। तीसरा आपका स्टैटिक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आज खत्म हो गया आपका पॉलिटी। ठीक है, और अपकमिंग क्लासेस में हमारा चलेगा मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, जियोग्राफी। ठीक है, 1 2 3, 3 चीजों को जो है हम 1 मंथ में खत्म कर देंगे। तब भी आपके पास 3 महीना बचेगा रिवीजन करने के लिए, तो 3 महीना रिवीजन के लिए बहुत टाइम होता है। ठीक है, चलो भाई, अब कल मिलते हैं, सॉरी परसों मिलते हैं। ठीक है, कोई डाउट होगा, कोई प्रश्न होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है, या फिर कुछ चीज मैंने एक्सप्लेन नहीं